गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो सेकंड यूनिट व्यक्तिगत भिन्नताओं और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर जो हमारा है अधिगम और शिक्षण। इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समायोजन। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समायोजन, यानी कक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है उसमें छात्र अपने आप को कैसे समायोजित करते हैं या वह कैसे अपने आप को उसमें समायोजन करते हैं। यानी व्यक्तिगत अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधार पर अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। इस कार्य में छात्रों की विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के आधार पर अधिगम कार्य संपन्न कराया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है और उसी के आधार पर जो कक्षा में है उसी के आधार पर अधिगम कार्य करवाना होता है। सामान्य रूप से संपूर्ण मानव समाज शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर भिन्न होता है। यानी शारीरिक रूप से कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, और मनोवैज्ञानिक आधार पर यानी प्रत्येक की जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, वह भी अलग अलग प्रकार से होती है। व्यक्तिगत अधिगम में प्रत्येक भिन्नता के आधार पर अधिगम की परिस्थितियां सृजित होती है। यानी बालक जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अधिगम से संबंधित जो गतिविधियां होती है उसको किया जाता है और अधिगम की गतिविधियों को निर्माण किया जाता है, यानी बालकों के अनुरूप। इसमें प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरल एवं प्रभावी रूप से संपन्न होती है, क्योंकि हम जब बालक के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार और उनके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर यदि हम अधिगम की व्यवस्था करेंगे तो बालक जो है आसानी से और प्रभावी रूप से किसी भी कार्य को सीखेंगे। व्यक्तिगत अधिगम के स्वरूप की प्रक्रिया उसे सरल रूप में संपन्न करने के लिए या सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसके अनुसार अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम की जो परिस्थितियां है वह बालकों में किस प्रकार अलग अलग रूप में हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मनोवैज्ञान भिन्नता के आधार पर मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक भिन्नता के अंतर्गत जो प्रशिक्षक है यानी जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षकों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपने भावी जीवन में छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार एवं विभिन्नताओं की पहचान कर सके तथा उसके अनुरूप अधिगम प्रक्रिया की जो परिस्थितियां है वह उत्पन्न कर सके। यानी इसमें जो ट्रेनर जो लोग होते हैं, जैसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह आगे चलकर भविष्य में विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिकता के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी विभिन्नताओं की पहचान कर सके और उसके अनुरूप ही उनके लिए अधिगम की व्यवस्था कर सके। इसमें मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर इसके अंतर्गत पहला है संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। संवेगात्मक
संवेगात्मक भिन्नता के आधार संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम अब इसके अंतर्गत सामान्य रूप से संवेगात्मक भिन्नता का स्वरूप बालकों में स्थिर एवं अस्थिर रूप में पाया जाता है। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके संवेग स्थिर होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके संवेग अस्थिर होते हैं। यानी कुछ को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, कुछ को कुछ जो है अगर गुस्सा भी आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो यानी उनके जो संवेग है वह स्थिर और अस्थिर वो दोनों रूप में पाए जाते हैं। जो बालक संवेगात्मक रूप में स्थिर होते हैं उनके लिए व्यक्तिगत अधिगम के रूप में व्यक्तिगत क्रियाओं का प्रदान किया जा सकता है। यानी जिनके संवेग स्थिर होते हैं उनको उन्हीं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उनके लिए अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है, उनको सिखाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में जो है स्वाध्याय की यानी खुद ब खुद अध्ययन करने की भावना का विकास होता है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए समूह में कार्य करने के लिए दिए जाए, जिससे कि जब विद्यार्थी समूह में रहकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उनमें संवेगात्मक स्थिरता आएगी और उनके लिए व्यक्तिगत जो अधिगम है उसमें उनके लिए सुविधा होगी। उसके बाद है बौद्धिक भिन्नता के आधार पर, दूसरा है बौद्धिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, यानी छात्रों की जो बौद्धिक भिन्नता के आधार पर अधिगम परिस्थितियां सृजित की जाती है। जैसे प्रत्येक कक्षा में बालक की जो बौद्धिक क्षमता होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ कक्षा में कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ औसत स्तर के होते हैं, तो उनके बौद्धिक स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यानी जिस प्रकार से जिसकी जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उसके लिए उसी प्रकार के अधिगम की व्यवस्था की जाए, यानी बुद्धि के अनुसार। फिर है जैसे मंद बुद्धि का बालक है तो मंद बुद्धि के बालक के लिए उसी प्रकार की अधिगम की व्यवस्था करना। औसत बुद्धि के बालक है तो उनके लिए उसी प्रकार उनकी परिस्थितियों को देखकर, उनकी जो है बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उनके लिए अधिगम की व्यवस्था करना। इसके लिए जैसे बौद्धिक स्तर से जो कमजोर है उनके लिए बार बार जैसे अगर गिनती याद करवानी है तो बार बार लिखने के लिए बोलना, या फिर उनको मौखिक रूप से बार बार बुलवाना। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे तो वह उस चीज को जल्दी सीखेंगे। उसके बाद है रुचियों के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। तीसरा है रुचियों के आधार पर, यानी बालक की जो रुचि होती है, छात्रों की रुचियों में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। किसी को खेल में अध्ययन करना अच्छा लगता है, किसी को क्लास में बैठकर अधिगम करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से बालक की जो रुचियां होती है वह उन रुचियों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। एक छात्र की रुचि जैसे पेंटिंग करने में होती है, और जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो संगीत में, तथा कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कविता पाठ में रुचि रखते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो खेल के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा छात्रों की रुचि के अनुसार उनको खेल है, कविताएं है, कहानी है, उसको प्रस्तुत करना, और जिनके माध्यम से छात्रों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं है उस शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। यानी बच्चा अपनी रुचि के अनुसार जिस प्रकार से अधिगम सीखना चाहता है उसी प्रकार से उनको अधिगम करवाया जाए। फिर सफलता के अनुभव के आधार पर,
सफलता के अनुभव के आधार पर, सफलता के अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। अब जो है इसके अंतर्गत जैसे सामान्य रूप से बहुत से छात्र किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के बाद स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यानी जब हम बालक जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद एक गौरव महसूस करते हैं कि मैंने ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस आधार पर वे स्वाध्याय के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब वो किसी कार्य को खुद करके सीखते हैं तो उनमें जो है स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। ऐसे छात्रों के लिए यह आवश्यक होता है कि जो प्रशिक्षित हैं यानी जो ट्रेनर है उनको उनके लिए सरल एवं रोचक गतिविधियां प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे सीखकर स्वयं को गौरवान्वित करे, अन्य क्रियाओं को सीखने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सके। यानी ये जो अपने ट्रेनर है ये खुद सीखेंगे तभी आगे विद्यार्थियों को सिखा पाएंगे, और जब विद्यार्थी उन क्रियाओं को करेंगे सीखेंगे तो अपने आप को एक गौरव महसूस करेंगे, अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। इसके बाद आता है इसके बाद जो आता है वह है अवधान के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अवधान के आधार पर, अवधान के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कक्षा में कुछ छात्र अवधान केंद्रित करने में कमजोर रहते हैं तथा कुछ छात्र अवधान केंद्रित करने में निपुण रहते हैं। यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कार्य को करने में या अवधान को करने में कमजोर रहते हैं, और कुछ इतने होशियार होते हैं कि वह उस कार्य को सफलता से और सरलता से कर लेते हैं। उनके लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कुछ बालक जो ऐसे होते हैं वो जल्दी से किसी भी कार्य को सीख लेते हैं और कुछ बालक नहीं सीख सकते। तो इसके लिए शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि उनके लिए अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए टीचिंग एड्स का, विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स जो शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हीं को बनाकर उसका प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए, तथा उनके लिए प्रत्येक क्रिया को एक से अधिक बार प्रस्तुत करना चाहिए। यानी जो बालक नहीं सीख रहे हैं और अवधान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, यानी जो अधिगम है, अधिगम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, तो शिक्षकों को ये होना चाहिए कि किसी भी क्रिया को जब वह करते हैं तो उसको बार बार दोहराना चाहिए, जिससे कि अधिक बार, एक से अधिक बार जब उस काम को प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी उसको अच्छे से सीख सकेंगे। उसके बाद है स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर। स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। यानी अनेक अवसर पर यह देखा जाता है कि कुछ छात्रों की स्मृति तेज होती है, यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त जो है वह एकदम तेज होती है, तथा कुछ छात्रों की स्मृति जो है वह कम होती है, यानी याददाश्त कम होती है। अर्थात शीघ्र ही तथ्यात्मक ज्ञान को, जो हम ज्ञान दे रहे हैं, जो तथ्य उनको बता रहे हैं, वो उन तथ्यों को भूल जाते हैं। इसके लिए इस आवश्यकता का अनुभव किया जाता है कि प्रशिक्षकों या ट्रेनर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, उनके लिए
प्रशिक्षकों द्वारा शीघ्र विस्मृति वाले छात्रों के लिए अनेक प्रकार से अभ्यास किए जाने चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी याद कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सफलता हासिल हो सके। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, यानी कुछ छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च होता है, कुछ होशियार बच्चे होते हैं जिनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वह अच्छी होती है और उच्च होती है, तथा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शैक्षिक उपलब्धि जिनकी न्यून होती है, जो कमजोर होते हैं पढ़ाई में। इसके लिए शिक्षक को दोनों प्रकार की अधिगम गतियों का सृजन करना चाहिए। जिन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कम है उनके लिए सरल अधिगम गतिविधियां निर्धारित करना और उनका सृजन करना, उनका निर्माण करना, जिससे कि जो शैक्षिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनकी शैक्षिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। तथा जिन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च है, अच्छी है, जो होशियार बच्चे हैं, उनके लिए कठिन एवं तार्किक अधिगम जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों का सृजन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उससे कि विद्यार्थी उनकी शैक्षिक स्थिति जो है मजबूत हो सके। फिर है विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर। विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर, यानी विशिष्ट योग्यता के आधार पर जो क्रियाकलाप को उपलब्ध कराने की निपुणता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। प्रशिक्षकों को प्रदान की जाती है, यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन जो है छात्राध्यापिकाओं और छात्राध्यापकों को जो विशिष्ट योग्यताएं प्रदान की जाती है, जिससे कि वह इसमें निपुण होकर उन छात्रों की अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, उनको निबंध लेखन, वर्णनात्मक कार्य प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे कि अपने तर्क और चिंतन का प्रयोग कर सके। यानी इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को प्रशिक्षकों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि वह अधिक से अधिक, जैसे उनको लिखने के लिए कुछ दिया जाए या वर्णनात्मक प्रकार के जो कार्य होते हैं, निबंध है, इस प्रकार के जो कार्य दिए जाने चाहिए, जिससे कि उनमें विद्यार्थियों में अपने तर्क, उनके जो तर्क और चिंतन शक्ति है वह प्रयोग करके उसके ऊपर लिख सके। फिर अभिवृत्ति के आधार पर अधिगम। अभिवृत्ति के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, यानी इसमें अभिवृत्तियों को पहचाना जाता है, विद्यार्थी की सोच को पहचाना जाता है कि वह क्या सोचता है, उसका नजरिया क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, या अभिवृत्तियों के आधार पर अधिगम क्रियाओं का सृजन किया जाता है। जैसे एक छात्र जो है सांस्कृतिक और सामाजिक तथ्यों का परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर करता है, यानी अपनी जो सोच है, चाहे सांस्कृतिक तथ्य ले लो या सामाजिक तथ्य ले लो, उन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार पर सोचता है और उसी के आधार पर उनको हल करता है, तथा आध्यात्मिक क्रिया को भी वैज्ञानिकता के आधार पर खोजता है। ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक वैज्ञानिक अभिवृत्तियों से संबंधित क्रियाकलापों का सृजन कर सके, यानी जो विद्यार्थी वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं उनके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करना, जैसे कि उनको ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा समय के लिए प्रयोगशाला में रखना, और जैसे ये अपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में वैज्ञानिकता के आधार पर उनको बताना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार जो है अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अब है आज का आपका तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हुए भी बालक जो है अपने आप को इसमें समायोजित कर सकता है।
कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार भिन्नताओं के आधार पर बालक अपने आप को किस प्रकार समायोजित कर सकता है, बताइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है वह बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 2 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।